Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Himanshu Pandey. I am a final year BMS student of Government Ayurvedic College and Hospital बांदा. आज हम राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी के JR रूम में बैठे। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने काउंसलर बन के हमको रास्ता है दिखाया, जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद की औषधियों को YouTube पे लाया। बॉस के बारे में क्या ही मैं बताऊं। बॉस ने CREB में ऑल इंडिया रैंक लेवल लाई है। बॉस ने AIPGT 2023 में यूपी में 51 रैंक हासिल की है। बॉस यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने हमारे लिए माइलस्टोन और ऊपर कर दिया है। बॉस ने UPPSC AMO को भी फोड़ दिया। तो आज है आपके सामने डॉक्टर अभिषेक सिंह जादव। वेलकम बॉस हमारे चैनल पे। तो बॉस आप आज आपको हमारे चैनल पे कैसा लग रहा है? थैंक यू हिमांशु। अच्छे से एक बढ़िया से यूट्यूब चैनल पर मुझे बुलाने के लिए ये पहली बार हो रहा है कि किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट या किसी का भी इंटरव्यू आयुर्वेदा में हो रहा है। जो स्टॉक पे IAS या इन लोगों के वीडियोस हमने भी देखे थे, लेकिन इस ऐसे सिलेक्शन से जो निकल के आए हैं उन लोगों से बात करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और आयुर्वेद के जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मतलब ऐसा वो नहीं था। ये पहली बार है और इस पहल के लिए हिमांशु आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बॉस को किसी एक फ्रेम में नहीं समा सकते। बॉस एक्टर हैं, स्पीकर हैं, लीडर हैं, यूट्यूबर भी हैं और बॉस के चंद्रराज तो पूरे इंडिया में विख्यात हैं। तो बॉस को एक चीज समझाया नहीं जा सकता। आज इस वीडियो में बॉस के एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को हम थोड़ा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट बॉस के BMS के सफर के बारे में जानेंगे कि बॉस ने BMS में कैसा रहा, बॉस ने आयुर्वेद को कैसे मैनेज किया, क्या सीखा। सेकेंड पार्ट में हम प्रिपरेशन पार्ट में आएंगे और थर्ड पार्ट तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर सिलेक्शन ना हो और आखिर PG ही क्या सब कुछ है, PG के बाद क्या कर सकते हैं आयुर्वेद में और क्या ऑप्शंस हैं, MO के बारे में, इंटर्नशिप में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए और बहुत सी सारी बातें आज हम बॉस से बात कर लेंगे। तो आप लास्ट तक बने। बॉस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। BMS का सफर कैसा रहा? जब कॉलेज में आए तो कहाँ से एक प्रिपरेशन, इंग्लिश मीडियम, फिर जब आप आयुर्वेद में आए तो आयुर्वेद में कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे उसको स्टार्ट किया जाए? क्योंकि जैसे नए बच्चे जो आते हैं तो उनको आयुर्वेद में बड़ी प्रॉब्लम आती है, खासकर श्लोक्स के साथ। तो कैसे उसको सबसे पहले तो जब मैं BMS में आया उससे पहले की कहानी बताता हूँ कि उससे पहले मेरे दिमाग में ये स्पष्ट था कि मुझे सर्जरी करनी है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सर्जरी करनी है, फिर भी सर्जरी क्यों नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट की बात होती। एक बार मेरे भैया ने पूछा भी था कि क्या करना है लाइफ में, तो मैंने उनको फेसबुक पर रिप्लाई दिया था कि MS करना है। MS तो MBBS के बाद मिलता है, लेकिन उस समय मुझे पता था कि BMS के बाद भी MS होता है। जब MBBS नहीं मिला तो मैंने बिल्कुल जैसे बोलते ना कि हंसी खुशी BMS को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि MS करेंगे। तो जब BMS में मैं आया तो बच्चों के लिए क्या होता है कि ये श्लोक का जो सदमा होता है, संस्कृत का सदमा, ये बर्दाश्त करना बड़ा जो है कठिन हो जाता है कि कैसे जो है झेलेंगे इसको। मेरे लिए आसान, इंग्लिश मीडियम से मैं था जरूर, लेकिन अपने स्कूल में संस्कृत और हिंदी का टॉपर था। तो वो चीज़ को मुझे फ़ायदा मिला हमेशा कि संस्कृत 8th में भी मैं बहुत बढ़िया था, उस चीज़ का फ़ायदा था। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं वो संस्कृत तो नहीं पढ़ के आ रहे इतना, तो उनके लिए सीधा सीधा ये कि आप जब फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो संस्कृत को एक ऐसे ना मानिए कि क्या फालतू का है। वही अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपकी BMS हलवा हो जाएगी, मतलब आसान हो जाएगा, क्योंकि आप वही श्लोक को आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तो रट रहे हैं। संस्कृत स्ट्रॉन्ग होगी तो हर एक श्लोक को आप तोड़ के बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ेंगे और एकदम समझ में भी आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। जब ये चीज़ें समझ में आएंगी तभी आगे चल के आप रिसर्च भी कर सकते हैं इन चीज़ों। मैं पढ़ने में इतना टॉपर नहीं रहा हूँ कभी। आप लोग के लिए एक संदेश है कि ऐसा नहीं होता कि टॉपर लोग ही सब कुछ कर सकते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट हमेशा रहा हूँ। बस ये है कि आपको मेहनत करना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी लेवल में, जिस भी काम में हैं, बस आपको 100% अगर उस काम में आपने दे दिया तो आप उसमें ऊपर तक जा सकते हैं। और चाहे आप BMS करिए, होम्योपैथ करिए, यूनानी करिए, MBBS कर लीजिए, आप अगर पूरा नहीं दे रहे हैं तो आप उस चीज़ में ऊपर तक नहीं जा सकते। बॉस कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बॉस की सिर्फ सादगी है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें बॉस ने अगर किया है तो उसे फोड़ा है। एग्जाम में बैठे तो एग्जाम बॉस ने फोड़ा है। तो आयुर्वेद के साथ साथ बॉस आपके दिमाग में YouTube के बारे में कैसे आया?
अगर हम देखें कि आयुर्वेद को खासकर यूट्यूब सोशल मीडिया पर कभी किसी ने लाया नहीं है, और किन बातों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, किताबी चीज़ें कैसे डेली लाइफ में ला सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ला सकते हैं। बॉस में च्यवनप्राश है, ऐसी चीज़ें, औषधियों के बारे में। बॉस का एक चैनल है विशुद्ध आयुर्वेदा, जिसका मेंशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देखिए, उसमें इतनी चीज़ें बताई गई हैं आयुर्वेद, और वो आज की कल की नहीं, वो 3-4 साल पहले बॉस ने इन चीज़ों को करके छोड़ दिया है। तो ये सब बॉस कैसे आया आपके दिमाग में, और इसकी शुरुआत कैसे? शुरू शुरू की बात है, वो सेकेंड ईयर में जब 10-7 सब्जेक्ट होता था फार्मेसी से रिलेटेड, मेरा बहुत इंटरेस्ट है उसमें। मेरे आदरणीय सर अंकित गुप्ता सर हैं, जो उन्होंने ही इंटरेस्ट जगाया है इसमें। तो मेन बात थी यूट्यूब की। जब यूट्यूब हम देखते थे तो हमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें वीडियो मिलते हैं। तो जब आयुर्वेद से रिलेटेड देखेंगे तो आप कुछ लोग किचन में बना रहे हैं 2-4 लच्छी जैसा, उसको बोल रहे हैं ये होममेड च्यवनप्राश है, या कुछ भी बोल दे रहे हैं, और उसको हल्दी और अदरक से रिलेटेड बोल दिया तो आयुर्वेद हो गया। उस वीडियो से मुझे बहुत मतलब नफरत जैसी होती थी, गुस्सा आ रहा था कि क्या मतलब यही आयुर्वेद है, आप जो बता रहे हैं यही आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद वाले क्या कर रहे हैं फिर? अगर आप आयुर्वेद बता रहे हैं तो आयुर्वेद वाले कहाँ हैं फिर? तो इस उद्देश्य से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। मेरे इंट्रोडक्शन में भी ऐसा ही था कि ऑथेंटिक जानकारी आपको देंगे, और वो चीज़ मैंने शुरू भी की थी। जब फिर मैं पीजी की प्रिपरेशन में आ गया तो उतना समय नहीं दे पाया, और प्रिपरेशन के बाद मैं सीआरबी में आ गया तो बिल्कुल भी समय नहीं था, छात्र सर्जरी और इस सब चीज़ों में फंस गया। इधर फिर एमडी आ गया तो हो सकता है आगे ऐसा करूँगा, लेकिन काम छूट गया, अधूरा रह गया। जो चीज़ मैंने सोच के शुरू किया था वो अभी छूटा है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस चीज़ से, काम करूँगा। बस बॉस, आपके आंसर्स तो बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं। बॉस, ये मैं जानना चाहूँगा, जैसे कॉलेज लाइफ में हम आते हैं, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें देखते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों का सवाल रहता है रिलेशनशिप से रिलेटेड। जैसे मैं बॉस का नहीं बता दूँ कि बॉस मैरिड है। बॉस, अगर किसी के दिमाग में भाई अब फुल हो गई है, तो बॉस तो मैरिड है। तो बॉस, आपका आखिर इससे रिलेटेड क्या क्या ख्याल है कि मतलब रिलेशनशिप क्या सही है, गलत है, शादी कब तक कर लेनी चाहिए? जब मैं आने वाला था तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक डॉक्टर शादी कर रहा है तो क्या मेडिको पार्टनर देखना चाहिए, नॉन मेडिको पार्टनर देखें, लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है, और मतलब क्या सही है? इससे अच्छा आंसर बहुत से अच्छी इसके बारे में जानकारी कोई नहीं। देखिए, रिलेशनशिप क्या है कि कह सकते हैं आप अगर ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन किसी जैसे दोस्ती होना, आप लड़के लड़के की भी दोस्ती करेंगे तो आप उन बंदों की आपस में नहीं बनेगी जिनसे आपके विचार ही नहीं बनते हैं। यही अगर आप लड़का लड़की की बात करें तो अगर दोनों के बीच में आपके जो है विचार मिलते हैं, आप दोनों लोग कंफर्टेबल हैं, तो वो अपने आप की दोस्ती होती है, दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद में रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बढ़ते हैं, और जो है कमिटमेंट करते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। वो करना ना करना सबका अपना अपना जो है पर्सनल है। जैसे इसी से आगे अगर शादी का देखें तो शादी भी ये नहीं है कि इस एज तक हो जानी चाहिए, या इस एज तक नहीं हुई है तो गलत है या सही है। इस पर मतलब डिबेट का है ये, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे आज के समय में है ना कि मेड को 40 के बाद ही शादी करते हैं, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 के बाद ही करनी है ना। घर में आप अकेले हैं, माँ बाप को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो शादी करना ज़रूरी होता है। लेकिन अब यही चीज़ है कि लव मैरिज और अरेंज की बात है, तो लव लव क्यों हो रहा है कि आपके मन मिल रहे हैं, है ना, मन मिल रहा है। लेकिन आप उस चीज़ को कहाँ, जैसे आप कॉलेज में हैं तो मन मिल रहा है, अच्छा है, सब कुछ अपना अपना खा रहे हैं, अपना अपना जी रहे हैं, किसी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देखना पड़ेगा कि क्या शादी के बाद सामने वाला आपकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है कि नहीं है। वही जब लव मैरिज वाली जो शादी हो जाती है, फिर जिम्मेदारियां आती हैं तो लोग भागने लगते हैं। भागने का मतलब यही है ना कि फिर विच्छेद शुरू हो जाते हैं जी। और अरेंज में भी यही है कि यार जरूरी नहीं है कि अरेंज वाला आपका टूटेगा ही भाई। अरेंज अगर घर वाले करवा रहे हैं या आप खुद से ही अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो वो दोनों लोगों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि कितना आप लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि इसके लिए कि हम ये रिश्ता चलाना ही है। और कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है इसमें आपको ऊंच नीच, थोड़ा कम ज़्यादा या सेक्रीफाइस नहीं करना। एडजस्टमेंट तो करना, इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में है ना। तो कुछ समय के बाद वो इक्विलिब्रियम आती है, लेकिन तब तक तो रुके रहना पड़ेगा ना, एक दूसरे को समझिए, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ये कहीं पे भी ये कह ही नहीं सकते कि लव मैरिज अच्छा है, अरेंज मैरिज अच्छा है, शादी इतने एज तक। लेकिन हाँ, हर चीज़ का एक समय होता है, चीज़ों को समय पे कर लेना चाहिए। अगर उस समय पर नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे, या जल्दी कर लेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। बस, बात तो आपने एकदम बिल्कुल सही कही है।
बस एक कुछ बच्चे का एक पर्सनल क्वेश्चन था, तो उसका ये कहने का मतलब था कि अगर बाई चांस जैसे उसके रिलेशनशिप में आ गया है या फिर जिनकी जैसे शादी हो गई है, पढ़ाई के साथ बैलेंस कैसे बना के रखते थे? कि ये चीज़ें बहुत होती हैं कि मतलब डाइवर्ट ना हो, क्योंकि बात तो आपने सही की, जो चीज़ें आपको ग्रोथ के लिए तरफ जाए वो तो ठीक है, लेकिन फिर आप बैलेंस कैसे बना के रखते थे चीज़ों को लेके, क्योंकि आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगर शादी कर ली, अगर नहीं आप रिलेशनशिप, लेकिन कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आ ही जाती हैं, तो क्या चीज़ें ठीक, मतलब फिर वो कैसा बैलेंस करते थे चीज़ों को? आप दूसरी वीडियो में देखेंगे डॉक्टर विभोम ने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दिया है कि जो आपकी ग्रोथ में लड़की नहीं, रिश्ते नहीं, आपकी ग्रोथ में जो कुछ भी चीज़ बीच में आती है, जो आप टारगेट बना के चल रहे हैं, वो बीच में बोलते हैं ना व्यवधान आते हैं, तो उस चीज़ को व्यवधान ही लेके चलिए कि उस व्यवधान को हटा देना है। कहीं पे भी अगर आपके ग्रोथ को वो रोक रहा है तो आप उस चीज़ दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है आज और ना आगे। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। रिश्ते, बोला ना कि जैसे शादी हो गई है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, लेकिन वही शादी कभी कभी आपकी सक्सेस के लिए भी जिम्मेदार हो जाती है। आपके पास पहली चीज़ हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है ना, जी। तो हमें पता है कि डाइवर्टेड नहीं रहना है, ठीक है। हमें पता है कि हम पे जिम्मेदारी है, तो हमें भविष्य में क्या करना है ये एकदम क्लियर शॉर्ट हो, क्लियर है, मतलब कि ये करना है। कभी आप दुखी भी होंगे, कभी आप हार के लिए भी शोक मना रहे होंगे, तब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हमेशा खड़ा है। कोई रहे ना रहे, लेकिन वो हमेशा साथ साथ खड़ा रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो जिम्मेदारियां आप दोनों की हैं, पति पत्नी की हैं। आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। बच्चा है या मम्मी पापा थोड़ा दिक्कत में है, तो वो जिम्मेदारी भी हमारी मेरी ही है, लेकिन उस जिम्मेदारी को मेरी लाइफ पार्टनर अच्छे से संभाल रही है। तो अगर वो जिम्मेदारी आपकी लाइफ पार्टनर संभाल रही है तो आप तो फ्री हो गए ना, आपको फिर कुछ सोचना ही नहीं है। तो ऐसे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा भी मिलता है कि जहाँ पे आपको रहना चाहिए, आपकी लाइफ पार्टनर वहाँ पे पूरा आपका काम कर रही है, आप केवल एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि आपको पढ़ना है या आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और भगवान से इस चीज़ के लिए मतलब क्या बताऊँ कि मुझे सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ ठीक है, फेवरेबल है, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और अभी मिल भी रहा है। तो थैंक यू सो मच बॉस। उम्मीद करता हूँ आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत लोगों की जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको जवाब मिल जा रहा होगा। बॉस, जैसे मेरा ये पूछना है कि फर्स्ट ईयर गया, सेकेंड ईयर गया, अब आता है धीरे धीरे पीजी। लोगों के मन में आता है पीजी करना है, आखिर पीजी क्यों करना है, पीजी क्या क्या और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं बच्चों के पास? क्या हम लोग इन पे देख सकते हैं, मतलब ठीक है पीजी हो गया है, लेकिन ये एक दो माइंडसेट बना हुआ है लोगों का, तो और क्या ऑप्शंस है हमारे पास? और प्रिपरेशन फिर बच्चों को कब से शुरू कर देना चाहिए? क्या ये इंटर्नशिप के बाद करना चाहिए कि चलो पहले बीएमएस खत्म कर लेते हैं उसके बाद, या पहले शुरुआत कर देना चाहिए? जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन कब से शुरू करना चाहिए, तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन, क्या करना है आपको, वो डिसाइड करिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको क्लिनिकल में जाना है, क्लिनिक चलाना है, तो वो फर्स्ट ईयर से ही आपको ऐसे पढ़ना होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका यूज आप कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें। और हर चीज़ को पहले तो स्ट्रांगली पढ़ना ही है, चाहे पीजी हो चाहे क्लिनिकल हो। वो जो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक पढ़ रहे हैं, वो आपको क्लिनिक के लिए ही भी अच्छा है और पीजी के लिए भी अच्छा है, या कुछ भी करेंगे तो सबके लिए अच्छा ही, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तैयारी आप फाइनल ईयर से भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट भी हल्के फुल्के नहीं होते हैं, उसको भी करना है, और पिछले साल के भी रिवीजन करना होता है। और इंटर्नशिप में आपको सीखना भी है, और वो समय ये भी है कि आपको जो 4 साल का है उसको रिवीजन भी करना है, तो डबल मेहनत तो वो पड़ेगी आपको। लेकिन ये नहीं है कि इंटर्नशिप खत्म हो गई तो आप सोच रहे हैं कि अब हम क्लिनिक में जाएं या जो है पीजी करने जाएं, वो तो तब तो बहुत लेट हो चुका होता है। ये चीज़ आपको पहले से होना चाहिए दिमाग में, और उस चीज़ की थोड़ी थोड़ी तैयारी हमेशा चलती रहती है। फाइनल में आके जोर पकड़ती है, और इंटर्नशिप में आके और जो है युद्ध स्तर की तैयारी शुरू हो जाती है। इंटर्नशिप के बाद अगर 2-3 महीने का समय मिल गया वो तो आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा है, क्योंकि वही 2-3 महीने में आप बहुत अच्छे से रिवीजन करके आप बढ़िया से कर सकते हैं। मान लीजिए पीजी में सिलेक्शन नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि केवल एमडी करके ही सब कुछ खुल रहा है। क्लिनिकल नॉलेज अगर बहुत अच्छी है, आप प्लेन बीएमएस होके भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर हैं जो लाख 1.5 लाख महीने में निकाल रहे हैं, बहुत सारे सीनियर प्लेन बीएमएस।
एमडी अगर कर ले रहे हैं तो आपके लिए ये ठीक है कि एकेडमिक में रास्ता खुल रहा है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो असिस्टेंट लेक्चरर पे जा सकते हैं, जी वो 60 70 80 ऐसे करके बहुत अच्छा वो एमडी कर ले रहे हैं, ठीक है। पीजी में भी अगर नहीं हुआ तो पीजी के अलावा भी अभी एक जो सीआरएबी कोर्स है, मुझे तो 2 साल पहले पता चला, मतलब 1 साल तो मुझे करते हुआ, उससे पहले 1 साल पता चला, उससे पहले मेरे सीनियर कर रहे थे, और उससे पहले तो मैंने सुना भी नहीं था कि सीआरएबी भी कोई चीज़ है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये बॉडी काम करती है फ्रीली, अच्छा खासा स्टाइपेंड है। और मुझे लगता है कि इस मतलब अभी तक की मेरी नॉलेज में, हो सकता है इससे अच्छा हो कुछ, क्लिनिकल नॉलेज के लिए इससे अच्छा कोई ऐसा वो नहीं है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको क्लिनिकल नॉलेज आयुर्वेद की इतनी तगड़ी आपको सीखने को मिल जाए। एलोपैथ और उसके लिए मॉडर्न प्रैक्टिस के लिए आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदा के लिए इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके अलग अलग बॉन्ड हैं कि आप वहाँ पे काम करेंगे तो वहीं करेंगे, उसके अलावा कहीं जा नहीं सकते हैं, और आप घर से 250 किलोमीटर से मतलब बाहर ही मिलेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अलग वीडियो में हिमांशु पांडे बता देंगे। तो एमडी हो गया, बीएमएस के बाद में भी क्लिनिक है, सीआरएबी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर बाद में भी मतलब अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो कमेंट में या हिमांशु पांडे बॉस की प्रिपरेशन करने का। बॉस सक्सेस की बात सब लोग करते हैं, आज ये है आज वो नहीं है चीज़ें। बॉस ये बताइए, जब आपने पहली बार प्रिपरेशन किया और किसी भी कारणवश नहीं हो पाया, बॉस उस फेस से आपने कैसे डील किया? कि उसके बाद तो उस साल सीआरईबी में आपका तो हो ही गया कुछ समय बाद, लेकिन जो एक फेज होता है उस टाइम तक कि अब ये नहीं हो रहा, आगे पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं सकता, तो कैसे हर जगह पर मतलब संतुलन, जैसे हमने आपको हमेशा मिस्टर कूल के नाम से जाना हुआ है कि आप हर जगह पर संतुलन बना के रखते हैं, तो कैसे आपने उस फेज से डील किया और अपने आप को आगे कैसे मैनेज? लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक्चुअली जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था तो मैंने क्वेश्चन जोड़े, तो मुझे लग गया कि ये सिलेक्शन वाले नंबर तो नहीं है, क्योंकि पता भी चल जाता है आसपास सबका कैसा गया है, आपका कैसा गया है। तो वहाँ से कंफर्म हो गया कि ये सिलेक्शन तो नहीं हो रहा। और कुछ दिनों बाद एमओ का भी एग्ज़ाम था, मतलब मुझे लगता है 1 महीने बाद ही शायद था। अब आपकी तैयारी यहाँ पे थी, डिप्रेशन में तैयारी ऐसे नीचे घट रही है, घटते चली जा रही है। एमओ का एग्ज़ाम अगर 2-4 महीने और लेट होता तो मैं जीरो हो जाता उसमें। ठीक है, एमओ का एग्ज़ाम दिया, लेकिन दिमाग में ये था कि पीजी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना 100% दे सकते हैं। मैंने अपना 100% दे दिया था, नहीं भगवान को मंजूर था कि पीजी में सिलेक्शन हो। तो दिमाग में आ गया कि ठीक है, पढ़ाई तो हमने बच्चे से कर ली, लेकिन क्लिनिकल नॉलेज और इस सब के बिना आप एक डॉक्टर नहीं कहलाते। तो मैं काम करने, मुझे क्या कि पढ़ लिया, लेकिन काम करना है मुझे, हॉस्पिटल या क्लिनिक या कुछ भी काम करना है, बस उसके लिए निकल गया। मैंने बड़ा सा बैग किया और बाइक से निकल गया लखनऊ से जिला अम्बेडकर नगर। तो वहाँ से ऑफर आया था एक हॉस्पिटल से कि इतना इतना हम देंगे, आप आइए। तो मेरे दिमाग में था कि ठीक है, हम हॉस्पिटल करेंगे और तैयारी करेंगे, फिर अगली बार देखा जाएगा। क्योंकि हार नहीं माननी है, आपने जो टारगेट रखा है वो आपको कैसे भी करना है। क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी, मुझे और भी चीज़ें देखनी, जिम्मेदारियाँ हैं, आर्थिक स्थिति को भी मैं बैलेंस करके चलना है, क्योंकि हमेशा घर से नहीं ले सकते ना। तो पिताजी ने हमें हमेशा सपोर्ट किया हर चीज़ में, हमेशा ये बोले कि जितना भी चाहिए है और लो, लेकिन टॉप तक, जो जिस दिन जब तक पढ़ाई करनी है तब तक करो। तो सुनने में तो अच्छा लगता, लेकिन ये भी दिल से बुरा लगता ना कि इतनी एज हो गई, कुछ कमा नहीं रहे हैं, गलत बात। तो मैं निकल गया, वहाँ पे गया, उनसे बात हुई। हॉस्पिटल जो मैनेजर थे बोले कि सर आपसे बात तो हुई थी, लेकिन अभी एक डॉक्टर साहब आ गए हैं, कैसे क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ से मैं फिर चला आया लखनऊ, वापस आ गया। उसी 1-2 दिन में सीआरईबी का एग्ज़ाम आ गया, मतलब सीआरईबी का रिजल्ट आ गया। तो उसके बाद मैंने सीआरईबी उठा लिया, और पता तो मुझे था ही, क्योंकि उससे पहले मेरे 1-2 फ्रेंड कर रहे थे यहाँ पे बनारस में। उन्होंने बताया था कि यहाँ सीखने के लिए टेस्ट है सर्जरी, छाछूत। फिर उसके बाद मैंने छाछूत उठाया। 1 साल इतना मेहनत हुआ कि नाइट ड्यूटी, डे, कुछ गिनती नहीं थी। मतलब वहाँ पे अटेंडेंस भेजना है 8 घंटे का, और मैं यहाँ 2-2 दिन लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ। मेहनत काफ़ी किया, नॉलेज भी मिला मुझे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और बॉस ने बताया कि बॉस ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। बॉस ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अब बच्चों में सीआरईबी का थोड़ा क्रेज आ रहा है, और आपको पता ही है बॉस ऑल इंडिया रैंक 11th है बॉस की।
तो क्या वो सीआरईडी का कुछ अलग तरीका प्रिपरेशन का, क्या यही पीजी वाला फॉर्मेट से पीजी की तैयारी की जाती है, कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा क्या हम लोगों को, क्या क्वेश्चन पेपरों पर, इसका कुछ तरीका है? और जब आप सीआरईडी करने लगे, तो जैसे बॉस ने 4 सूट से किया था, तो बॉस में अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहता है? और जो आप बॉन्ड की बात कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सीआरएबी के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि सिलेबस ही हर एग्ज़ाम के लिए आपका वही फर्स्ट ईयर मतलब चारों साल का सिलेबस है, सेम ही वही सिलेबस है, वही लेवल है। हालांकि जो जो ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं वो एमडी उठा लेते हैं, बाकी बात, या फिर उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो क्लिनिकल नॉलेज को ही ज़्यादा वो करते हैं तो वो उसमें जाते हैं। सिलेबस वही है, वैसे ही पढ़ना है, क्वेश्चन भी वैसे आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो जब क्वेश्चन आया था, मैंने क्वेश्चन देख रहा हूँ तो बहुत इजी है, इतना लग रहा है कि मतलब ये तो मैंने 10वीं बार पढ़ा। लेकिन जो ऑप्शन देख रहे हैं तो वो इतने कंफ्यूजिंग थे कि लग रहा है कि या एक मतलब वन मारना है या ऑल मारना है, अगला देख रहे हैं या तो ए लगेगा या तो नन ऑफ दीज लगेगा, इतना कंफ्यूजिंग था। तो मैं जब दे रहा था तो मुझे ये तो दिमाग में था कि जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसा और तो कोई नहीं सोच रहा है, तो या तो मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ या तो मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, इतना था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अच्छे ही नंबर थे। फिर उसके बाद में आपको ऑल इंडिया में मुझे लगता है 82 या 90 ऐसे मतलब 100 के आसपास गुरुज मिलते हैं। वो ऐसे गुरु होते हैं जो टॉप लेवल आयुर्वेदा की टॉप लेवल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो, डॉक्टर मनोरंजन साहू हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं बनारस में, वो हैं। और एक आप पहले आप सुने होंगे कि किसी ने प्रेसिडेंट दूसरे देश की प्रेसिडेंट की लड़की की आपकी रोशनी ला दी, जी वो गुरु जी भी इसमें हैं। और हमारे डॉक्टर रमन सिंह सर यहाँ पे हैं, इंडिया के पहले आयुर्वेदा लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो हमारे गुरु हैं, वो हैं। मतलब बहुत सारे हैं, अभी नाम गिनाएंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो सब इजी में। आप उनके अंडर में एक साल काम करते हो, सोचिए जो जिन्होंने 40 साल का एक्सपीरियंस मेहनत किया और आप उनके अंडर में काम कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आप ले रहे हो तो आप बहुत तेजी से एक्सपीरियंस होल्डर हो रहे हो। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट की बात क्या अगर करेंगे तो छात्रसूत्र के लास्ट ईयर छः के आसपास गुरु लोग थे। इस साल बढ़ भी सकते हैं लोग, क्योंकि हर साल ही फॉर्म आता है, गुरु का भी इनरोलमेंट होता है। छात्रसूत्र हो गया, काय चिकित्सा हो गया, काय चिकित्सा की ज़्यादा सीटें हैं। प्रसूति हो गया, प्रसूति में एक ही मैडम है, वो बेंगलोर में, प्रसूति की प्रैक्टिस उनका बहुत अच्छा है। मर्म पे है, अस्थि पे है, दंत पे भी था, और नेत्र रोग पे भी मैं बताया अभी, नेत्र रोग पे है। ऐसे एक दो और सब्जेक्ट हैं जिन पे बहुत अच्छा काम होता है। जैसे हाँ, रसशास्त्र भी, जैसे आप ना आयुर्वेदा कोटक्कल करके आर्य वैद्यशाला, इन पे भी 10-10, 15-15 बड़ा इंस्टीट्यूट है तो 10-10, 15-15 लोग इसी में करते हैं। बहुत बढ़िया नॉलेज है। लेकिन उसके लिए आपको जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे स्पेशली बॉन्ड भराया जाता है। जब ये काम करेंगे तो बाहर की कोई अन्य प्राइवेट संस्था किसी डॉक्टर या किसी पे भी मतलब एनरोल नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे। आपको पूरा समय गुरु के पास रहना है, गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु के साथ रह के पूरा काम करना है। ये उसमें होता है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो जितना भी आपने वेतन पाया, वेतन का मतलब है छात्रवृत्ति कह सकते हैं, वेतन नहीं है वो, छात्रवृत्ति है, स्टाइपेंड, उसको वापस करेंगे 12% ब्याज के साथ। तो ये सबसे एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो बड़ा हैवी पड़ जाता है बॉन्ड। लेकिन सीआरएबी इससे पहले, आज इस साल के पहले सीआरएबी कोर्स कंप्लीट हो जाता था और एमडी का काउंसलिंग होता था। सभी बच्चे सीआरएबी कंप्लीट करके जिसका एमडी में होता था वो एमडी में चला जाता था। नहीं तो लास्ट ईयर मैंने जिनसे जो पास आउट थे उनसे मिला था लास्ट ईयर, तो इतना कॉन्फिडेंस होता था कि हर एक बंदा ये बोलता था कि मैंने बोला कि बॉस आप जो है कंप्लीट हो गया, आप क्या करेंगे? तो हर एक बंदा ये बोलता था कि बस जाके सेटअप डालना है। ये सेंटेंस आप सुनने के बाद खुद सोच सकते हैं कि बंदे में कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा। तो यही है कि जो एमडी को मिल जाता था वो एमडी में चला जाता था, और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस साल ये हुआ है कि सीआरएबी कोर्स और एनसीआईएसएम ने सेशन को सुधारने के लिए, कोरोना काल में जब क्लियर किया था तो उसको सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया है कि बहुत जल्दी एग्जाम कराया और बहुत जल्दी काउंसलिंग करा दी।
एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोगों को CREB छोड़ना पड़ा और यहाँ पे MD में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन बहुत सारे स्टेट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में NIE हो गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है, MMM है, मदन मोहन मालवीय वो विद्यालय है, ये तीनों, और भोपाल में जो है क्या नाम है, पंडित खुशीलाल अहमद, इन सभी में उन्होंने अपने प्रधानाचार्य लेवल पे ही उन्होंने ये बोल दिया कि आप जाइए CREB कोर्स कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आके ये कोर्स ज्वाइन करिए। एडमिशन हो गया है लेकिन PG का जो सेशन होता है तब शुरू होगा आपका। इतना बढ़िया था। लेकिन ये चीज़ जो CREB और MD का जो क्लैश हुआ है, इससे ज़्यादा इशू, मतलब ज़्यादा समस्या यूपी में हुआ है, बाकी सभी में इतना वो दिक्कत नहीं है। तो इस बार जो CREB का कोर्स करने के लिए करें, वो लोग ये ध्यान में रखें कि क्लैश हो सकता है अगली बार भी। बाकी बहुत बेस्ट। हमें ये जानकारी तो मिल गई कि अगर क्लिनिकल नॉलेज पानी है तो CREB से अच्छा तो और कुछ नहीं मिलेगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। थैंक यू बॉस, आपने इसके बारे में बच्चों को बताया। बॉस मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे मेरे कुछ बैचमेट्स का ये सवाल है कि प्रिपरेशन PG के साथ साथ जैसे जब MO का एग्ज़ाम आ जाता है तो क्या MO का कोई तरीका दूसरा कुछ है, और MO का जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे पूछा जाता है, उसके लिए आपने कुछ अलग से पढ़ाई की थी क्या MO के लिए? तो वो चीज़ें बच्चों को जानने का क्वेश्चन है। एंड एक ये भी एक सवाल बहुत फंसता है कि अगर बाई चांस किसी का PG में सिलेक्शन हो जाता है और फिर MO है या MO बाद में कर सकते हैं, ये के बारे में जो डाउट्स है। MO का जब जैसे एग्जाम देने जाएंगे, दो उसमें होता है, प्री होता है, जैसे रिटन इसमें होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो रिटन तो आपका लेवल, मतलब लेवल नहीं, सिलेबस की बात करता हूँ, तो सिलेबस तो वही आयुर्वेद वाला जो आपने 4 साल पढ़ा है वही है, लेकिन लेवल थोड़ा AIPG से कम रहता है। तो ये तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि AMO नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपने अगर PG की तैयारी की है तो AMO तो निकल ही जाए। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फिर चीज़ें पलट जाती हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, रटा है या सोचा है, वो पूरा काम नहीं आता, लेकिन काम वो आता है। वहाँ पे श्लोक भी पूछते हैं लोग, श्लोक भी पूछते हैं। तो और मेन चीज़ उनका फोकस ये रहता है कि जैसे दो लोग बैठते हैं, आयोग का मेंबर होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। आयोग का मेंबर आपसे ये जानने की, आप पे ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि एक आप चिकित्सा अधिकारी के गुण आप में हैं कि नहीं, आप अपना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। आपसे वैसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि मान लीजिए ये केस आता है तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे मतलब आपसे ऐसे जज किए जाएंगे, या ऐसी कंडीशन दी जाएगी जिसमें आपको विवेक जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सोच सकता है बंदा। तो अधिकारी के तौर पर वो आयोग मेंबर आपसे सवाल करते हैं, और एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आयुर्वेदा का होता है, वो आपसे ये जानने की कोशिश करेगा कि आप जिस सब्जेक्ट से आ रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज है कि नहीं। तो वो तो श्लोक भी हो सकता है, चिकित्सा सूत्र हो गया, या कोई मॉडर्न की डिजीज करके ट्रीटमेंट हो गया। ये आपकी जो जॉब है वो गेजेटेड एक पोस्ट है, आप ग्रेड 2 अधिकारी बन रहे हैं, आपकी जो औकात है वो SDM लेवल की है। हालांकि उतना जलवा नहीं होता क्योंकि वो प्रशासनिक होता है, तो वहाँ पे उनका ज़्यादा पावर रहता है, आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप किसी को पूछ सकते, लेकिन आप में क्वालिटी तो वो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच बॉस, आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे हैं। बॉस ये मेरा क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई PG कर रहा है, MD MS कुछ भी कर रहा है और उसी टाइम पे MO की वैकेंसी आ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए और फिर क्या ही कर सकता है? इसने भी जिसका MD चल रहा है, MD है MS और बीच में MO का एग्ज़ाम दिया है, MO भी क्लियर हो गया। अब ऐसे में समस्या आती है कि MD या MS तो 3 साल का है, या मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल बचा है, तो आप वो वैकेंसी जो आई है, जो आपको ज्वाइनिंग करना है, तो आप 2 साल तक तो वेट नहीं कर सकते हैं, ना आपको ऐसा कोई अलाउ करेगा। तो उस केस में आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका सबमिट हो गया है, सिनॉप्सिस वगैरह सबमिट हो गया है, आपका एग्जाम हो गया है, या केवल सिनॉप्सिस ही है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, आपका सब सही से चल रहा है, आपको MO ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, नोटिस आता है, तो आप आराम से जाइए, MO ज्वाइन करिए, जॉब करिए। और सरकार भी ये चाहती है कि हम जिसको जॉब दे रहे हैं, या हमारे संस्थान में जो चिकित्सालय हैं उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट हों, हायर एजुकेशन उनको हो। तो अगर आप कर रहे थे ऑलरेडी, तो सरकार तो नहीं चाहती है कि इसकी शिक्षा यहीं पे रोक दिया जाए, तो वो आपको अलाउ करते हैं, बाद में आपको परमिशन लेके PG कंप्लीट करने का पूरा मतलब चांस रहता है। तो बाद में आप आके अपनी MD कंप्लीट कर सकते हो और फिर जाके अपनी जॉब को आप रिज्यूम कर लीजिए।
एमओ अपना कंटिन्यू रखिए। आपका एमडी कंप्लीट हो गया है, एमडी कंप्लीट है, आप एमओ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 साल 10 साल एमओ कर लिया, तो आप इसके बाद में भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती है। मान लीजिए गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का आया, रीडर का आया या प्रोफेसर का ही आया, उस समय फिर से आप एमओ से निकल के इसमें जो एकेडमिक करियर है इसमें भी आ सकते हैं। तो एमओ का एक्सपीरियंस आपका जब इधर आप आते हैं तो 10 साल का है, तो प्रोफेसर के लिए कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वो एक्सपीरियंस आपका इसमें भी जोड़ा जाएगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर और रीडर प्रोफेसर तक ऐसे जाते हैं, तो वो जो एमओ का एक्सपीरियंस है वो इसमें काउंट होता है। तो कहीं से भी आपको वो घाटे का वो नहीं है। वो आपकी चॉइस भी है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे किसी का पढ़ाने में इंटरेस्ट है, एकेडमिक में रहना है किसी को, तो वो एकेडमिक में रह सकता है प्रोफेसर, या किसी का क्लिनिकल में इंटरेस्ट है तो वो एमओ में रह के वो ड्यूटी आवर के अलावा, ध्यान दीजिए, वो ड्यूटी आवर के अलावा आप बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राइवेट, समाज को दे सकते हैं। अगर आप फ्री में देना चाहते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस भी अपना कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनपीए नहीं मिलता। एनपीए आपको नहीं मिलता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन ड्यूटी आवर्स के दौरान मत मिल जाए, नहीं तो योगी सरकार ना दीजिए। थैंक यू सो मच बॉस। सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल के और एक बहुत खास सवाल के साथ। बॉस, जैसे मैंने आपसे हम जानते हैं कि कॉलेज के टाइम पे आपने च्यवनप्राश से रिलेटेड बहुत काम किया, रसशास्त्र की फील्ड में बहुत सारा काम किया, आगे बढ़े तो आपने छात्रसूत्र में काम किया, अब बॉस आप एमडी संहिता कर रहे हैं। तो मतलब आगे बस आप क्या सोच रहे हैं, आगे क्या विजन है, कि किसको क्या ऑप्ट करेंगे और क्या चीज़ें आप करना चाहेंगे आगे? जैसा कि बताया कि जब मैं कॉलेज में था तो पीए तो रसशास्त्र में काम किया, तो सही बात है। सेकेंड ईयर में जब मैं था तो रसशास्त्र में इंटरेस्ट था, च्यवनप्राश नहीं, एरंड पार्क, बादाम पार्क, एक दो प्रोडक्ट और मतलब ऐसे बनाए थे जिन पे काम करना था। च्यवनप्राश तो अभी भी है। और तो आगे चल के मुझे रसशास्त्र में काम करना है। मेरा मतलब इसमें भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको मार्केटाइज तो नहीं करना है कि पूरे इंडिया में या बाहर भी सप्लाई करना हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग या बिजनेस वाले ही कर सकते हैं, हम मतलब उतना समय नहीं दे सकते ना। लेकिन अगर हम अपना क्लिनिक चला रहे हैं और क्लिनिक पेशेंट आ रहा है और हम जो डायग्नोसिस बना के जो दवा दे रहे हैं, पहली बात तो हमें उस दवा पे विश्वास होना चाहिए कि वो दवा काम करेगी। और अगर मुझे नहीं, खुद में विश्वास नहीं है तो वो पेशेंट क्या, तो मेरा ये मानना है कि आगे चल के मैं दवा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दवा खुद बनाऊँ। इसीलिए मेरा पहले से इसमें इंटरेस्ट भी था, दवा बनाऊंगा भी। अब क्योंकि इसमें जीएमपी अप्लाई नहीं होता है, एक आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए अगर वो अपने पेशेंट को दवा देता है तो उसकी छोटी सी फार्मेसी या जितने में भी वो दवा बनाता है उसमें जीएमपी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जब तक कि आप उसको मार्केटिंग नहीं करते हैं तब तक। अगर आप अपने दवा को बना के पेशेंट को देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हैं, इतना अलाउ है। तो मुझे दवा भी बनानी है, आगे चल के क्लिनिक भी चलाना है, और क्योंकि हेमो में हुआ है तो गवर्नमेंट को सेवा भी देनी है। समाज सेवा तो ये तो पहले से ही मेरे दिमाग में था, वो करना ही है। अब किस माध्यम से करना है ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हम समझ सकते हैं, बॉस कुछ छोड़ेंगे नहीं, नए टाइम के साथ नए नए माइलस्टोन हम लोग को मिलते रहेंगे। बॉस, एक बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि जैसे बीएमएस बाद तो पीजी करने को हम सब जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि पीजी की सीट कितनी लिमिटेड होती है। तो अगर कोई बच्चा जो बीएमएस कर चुका है और वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहता है अपनी खुद की, और वो तो ऐसे क्या कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो पीजी के सिवा आदमी कर सकता है? अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए सबसे जो छोटी सी चीज़ है ये है कि जो हमने बीएमएस किया है उसकी अच्छे से नॉलेज अगर है तो जनरल प्रैक्टिस तो आराम से कर ही सकता है। फिर अगर उसको किसी स्पेशल विधा पे किसी फील्ड में काम करना है, उसके लिए बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। सबसे अच्छा सबसे इजी तो आपका बीएचयू भी कराता है। अच्छा, बीएचयू में आपका डिप्लोमा छात्रसूत्र में है 2 साल का, गायनी में है, पीडिया में है, पंचकर्मा में है, रेडियो में है। रेडियो का मतलब आप समझ रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और एमआरआई उसमें सारा है। आयुर्वेद में पीएचयू में, बीएचयू की डिप्लोमा की आप वैल्यू नहीं समझ, अभी मतलब हो सकता
सकता है सब कुछ लोग समझते हो, जब आप वहाँ जाएंगे तो तब समझ में आएगा कि वहाँ के जो MD MS जो JR होते हैं, SR होते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं और BHU की पेशेंटिंग कितनी है आप जब जाके देखिए। वहाँ पे जब आप काम करते हैं तो उस डिप्लोमा की इतनी वैल्यू होती है कि आपके बोर्ड में आपके नाम के नीचे अगर BHU लगा है तो फिर जाने लें। BHU हो गया, NIA हो गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन छात्र का डिप्लोमा देता है वो भी है। फिर आपके साउथ में भी इमरजेंसी से रिलेटेड एक डिप्लोमा है, इमरजेंसी मतलब वो डिप्लोमा लेते हैं तो आप इमरजेंसी टैकल कर सकते हैं आप इजीली। और मतलब डिप्लोमा का मतलब ऐसे डिप्लोमा लेके आप स्पेशल उसमें विधा में एक्सपीरियंस ले सकते हैं और प्रैक्टिस जनरल प्रैक्टिस तो ईजिली आप करिए। आने वाले बॉस जो हम जैसे एस्पायरेंट हैं सभी एग्जाम्स के और जो बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सभी के लिए बस एक ही मैसेज है कि आप जो भी जहाँ पे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई लोग देख रहा है, तो आप जहाँ पे भी हैं आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि यही आपके बस में है, यही आपके हाथ में है और यही डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा। तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अगला 12 घंटे पढ़ रहा है तो आपका काम है, नहीं, वो आपका 8 घंटे भी काम करेगा। आप जितनी आपकी वो है मतलब लिमिट है, आप अपनी लिमिट कर दीजिए, अपनी लिमिट पूरा दीजिए, फिर जो होगा वो भोलेनाथ के हाथ में है और जो होता है वो अच्छा ही होता है। अगर आप फेल भी हो रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन, मेरा भी एक बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हुआ था, तो सभी के लिए इतना है कि अगर पहली बार में नहीं होता है, आप डिसाइड कर लीजिए ना कि आपको करना क्या है। अगर आपको जस्ट ट्राई करना है और दूसरा काम कर लेना है तो ट्राई करिए, निकल जाइए। लेकिन आपका अगर जिद है कि यही करना है तो आप उसमें लगे रहिए। मैंने भी जब मैं CRE कर रहा था तो मैं उसमें मतलब तैयारी कर रहा था, तो आप अपना तैयारी करते रहिए जहाँ पे भी हैं, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं वो ना मिले, उससे अच्छा ही मिले, लेकिन अच्छा जरूर मिलेगा। कुछ समय सालों बाद समझ में आता है कि ये अच्छा ही है। थैंक यू सो मच बॉस। आज आपसे बात करके मुझको और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी बात पे मुझे एक कविता की कुछ कड़ियाँ याद आ जाती हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।